तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 इसके नीचे देखते हैं, पेज नंबर 165 है ये आपका घटना चक्र का 2026 इतिहास का अपडेटेड वर्जन वाला जो अभी अपडेटेड लेटेस्ट आया उसका है ये, उस बुक का बेसिकली पेज नंबर 165। इसका क्वेश्चन नंबर 139 है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट की रचना हर्षित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में मिलती हैं। तो हर्ष की सूचनाएं सबसे मिलती हैं ज़्यादा कल्हड़ की पुस्तकों में, कल्हड़ का जो राजतरंगिणी है उसमें मिलती है। हर्ष के समय की वैसे सूचना दरबारी कई बाणभट्ट की कृति हर्ष से प्राप्त होती हैं। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ की कृति राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। कालिदास मार्शियन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पूर्व के काल के हैं। हर्षित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हर्षित पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। हर्षित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो आप सबको पता है हर्ष की राजधानी जो है कन्नौज हुआ करती थी। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन बैठते थे। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। उत्तर प्रदेश लोक आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, जो कि सही है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी। तो कन्नौज इसका उत्तर होगा, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले इसकी व्याख्या में देखा, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है सी, कन्नौज। 144 में देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज तथा प्रयाग में। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज जो आज संगम क्षेत्र है, संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश में यह स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करता था, तो वो आपका है बौद्ध महासम्मेलन करता था प्रयाग में। निम्नलिखित के शासक ने हर्ष के समय अपना असम पर शासन किया था। तो असम पर शासन करने वाला था भास्कर वर्मन। प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। वह कामरूप में असम राजवंश का अंतिम शासक था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने आगे जाने से रोका सम्राट हर्ष को। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर भारत की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य संभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला पुलकेशिन द्वितीय, जिसने दक्षिण जाने से रोका। अब यहाँ पे सूची बी से मिलानी है। इसमें कुषाण देवपुत्र भी लगा है इसमें, और सही जवाब देना है। तो कुषाण देवपुत्र सही है। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणापथेश्वर था। हर्षवर्धन सकलोत्तर पथनाथ था। समुद्रगुप्त
कविराज। तो ये इनकी उपाधियाँ थी, जो इनकी उपाधियाँ थी संबंधित। कुषाण को देवपुत्र कहते थे, पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर कहते थे, हर्षवर्धन को सगलोत्तर पथनाथ, समुद्रगुप्त को कविराज। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। इसका उत्तर सही है बी, 618 ईस्वी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच अवश्य संभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्तेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध 630 से 634 के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता, और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुष्ट पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके अनुसार उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 का अहल प्रशस्ति इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 के लगभग बताया गया है। अतः इस युद्ध का समय 618 ईस्वी मानना अधिक युक्त है। झारखंड लोक आयोग ने विकल्प बी को सही माना है, जो कि 618 ईस्वी है। कवि बाण निवासी थे। बाण या बाणभट्ट थानेश्वर के। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज कन्नौज के समीप प्रतिकूट गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम चित्रभान था, माता का नाम राजदेवी था। वैनसांग किसके शासन में भारत आया था? बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सम्राट हर्ष के टाइम पे भारत आया था। हर्षवर्धन के समय की अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण घटना चीनी यात्री वैनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों पर द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी मध्य एशिया तथा भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो वैनसांग ने। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, जिसका रियल नाम युआन च्वांग था, उसको वैनसांग कहा जाता था, ने चीन तत्कालीन भारत की समदशाओं संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहाँ तक अपराधों के दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों के नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसका सही जवाब है 2 और 3, पहला गलत है। वैनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। वैनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन एक गलत है। वैनसांग के अनुसार अपराध और निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि जल विष आदि द्वारा देवी परीक्षाएं ली जाती थी। इसके अनुसार व्यापारिक मार्गों घाटों बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिसके राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। इस प्रकार कथन 2, 3 सही है। हर्ष के दरबार में वैनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो एक दूत के रूप में भेजा था, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देखोगे वैनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। वैनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से, न कि दूत, स्वतः आया था, मतलब किसी ने भेजा नहीं था इसको,
वर्ष 629 में भारत के लिए प्रस्थान किया और भारत प्रवास के बाद वह जब चीन पहुंचा तो सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने की वजह उसका स्वागत किया था और उसका अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। ये थी महानता पुराने राजाओं में। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। वह इंसान की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा से सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनते थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 156 तक ही रखेंगे, इसके बाद हम कल देखते हैं। ये पूरी सीरीज हम इस पर डालने वाले हैं, अतः सभी से अनुरोध है जिनके लिए ये बेनिफिशियल है, मे बी यू किसी PCS या किसी स्टेट एग्ज़ाम या UPSC के लिए स्पेशली, तो आप इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद। हो 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 हो।